हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मीनल और आज हम अधिगम के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अन्य नाम हैं जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, बंध का सिद्धांत भी कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत, एसार थ्योरी, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत और परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो ये सब इसके अन्य नाम हैं। बॉन्ड थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक उद्दीपक होता है और प्राणी उस उद्दीपक को देखकर अनेक अनुक्रिया करता है, और क्या होता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया में एक संबंध स्थापित हो जाता है और जिससे प्राणी कुछ चीज़ें सीख जाता है। वो जो भी वो सीखना चाहता है तो वो एक नवीन ज्ञान को सीख लेता है उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके। इसलिए इसको बंध का सिद्धांत या बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस और रिपीटेशन पे ज़्यादा बल दिया है, ठीक है, इसलिए इसको आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। एसआर थ्योरी, क्योंकि स्टिमुलस होता है और फिर उसको देखकर हम अनेक रेस्पॉन्स करते हैं, इसलिए इसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, जैसे बिल्ली थी, आगे हम देखेंगे प्रयोग में, तो बिल्ली अनेक प्रयास करती है उस भोजन को प्राप्त करने के लिए और बहुत सारी गलतियाँ भी करती है, लेकिन वो लास्ट में वो सीख जाती है, इसलिए इसको प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत, क्योंकि इसमें जब आप प्रयास करते हो तो आप इतने सारे प्रयास करते हो तो कितनी परिश्रम लगती है इसमें, और फिर जब तक परिणाम नहीं मिलता है तब तक आपको धैर्य की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इसको परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक थे E.L. थॉर्नडाइक, जिसको हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक भी कहते हैं। ये अमेरिका के थे और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी E.L. थॉर्नडाइक ही थे। थॉर्नडाइक ने 1898 में अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में ये सिद्धांत दिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये सन था 1898 और उनकी जो बुक का नाम था वो था एनिमल इंटेलिजेंस। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो एक भूखी बिल्ली पे किया था और उन्होंने उद्दीपक के रूप में मछली का टुकड़ा लिया था। ये प्रयोग इन्होंने 10 दिन तक किया था, ठीक है। तो क्या है ये प्रयोग, हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, थॉर्नडाइक ने क्या किया कि एक पिंजरा लिया और उस पिंजरे की विशेषता ये थी कि उसमें एक लीवर लगा हुआ था और उस लीवर को दबाने पे वो पिंजरा खुल जाता था। फिर उन्होंने एक भूखी बिल्ली ली और उसको उस पिंजरे में रख के पिंजरे को बंद कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने बाहर एक मछली का टुकड़ा रखा। बिल्ली भूखी थी, जैसे उसने मछली के टुकड़े को देखा तो वो अनेक अलग अलग रेस्पॉन्स करने लगी, अलग अलग अनुक्रिया करने लगी, उस पिंजरे में उछल कूद करने लगी, उन सलाखों को झंझोड़ने लगी, ऐसी क्रियाएं वो करने लगी, ठीक है, उसको पाने के लिए। फिर क्या होता है लास्ट में, मतलब गलती से उसका क्या होता है कि उस लीवर पे पेड़ दब जाता है और पिंजरा खुल जाता है और वो बाहर आकर अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। फिर थॉर्नडाइक ने अगले दिन फिर बिल्ली को इसी पिंजरे में रखा, यही सब कंडीशन वापस दोहराई। फिर बिल्ली वही करती है और लास्ट में उसका पैर दब जाता है। ऐसे ऐसे उसने 10 दिन तक प्रयोग किया और थॉर्नडाइक ने देखा कि धीरे धीरे जो थॉर्नडाइक का बिल्ली का पिंजरे से बाहर निकले का जो समय था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और जो लास्ट दिन क्या होता है कि जैसे ही थॉर्नडाइक बिल्ली को पिंजरे में रखता है, बिल्ली लीवर पे डायरेक्ट, मतलब तुरंत लीवर पे पेड़ देती है और पिंजरे से बाहर आके अपना भोजन प्राप्त करती है। मतलब उसने इतने प्रयत्न किए, इतनी भूल की और लास्ट में उसने सीख लिया कि लीवर को दबा के मैं बाहर चली जाऊंगी और मैं अपना भोजन प्राप्त कर सकती हूँ। तो ये प्रयोग यही था। जैसे ये बिल्ली है, इसने पहले ट्राई किया कि मैं डायरेक्ट ही भोजन को ले लूँ, पर ये नहीं ले पाई। फिर इसने बहुत उछल कूद की और फिर लास्ट में ये इसका पैर लीवर पे दब जाता है और ये बाहर आ जाती है और अपने भोजन को ले लेती है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया। भूखी बिल्ली पिंजरे के बाहर मछली के टुकड़ा, जो कि क्या था उसके लिए उद्दीपक था, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है, मतलब अनुक्रिया ही करती है, फिर त्रुटियाँ भी करती है और अंत में उद्दीपक व अनुक्रिया में एक संबंध स्थापित हो जाता है और फिर जो बिल्ली थी वो पिंजरे खोलना सीख जाती है। बिल्ली कुछ दिनों तक पिंजरा खोलने में समय ज़्यादा लगाती है, लेकिन बाद में वह लीवर को दबाकर तुरंत ही पिंजरे से बाहर आ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम। तो उन्होंने 3 तो मुख्य नियम दिए और 5 क्या दिए, गौण नियम दिए, ठीक है। तो क्या है मुख्य नियम और क्या है गौण नियम, उनके बारे में हम देखते हैं।
मुख्य नियम है, एक तो है तत्परता का नियम, सेकंड है अभ्यास का नियम और थर्ड है प्रभाव व संतोष का नियम। गौण नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, मानसिक विन्यास का नियम और पांचवा है आत्मीकरण का नियम। तो जो क्वेश्चन एक तो ये आता है कि निम्न में से मुख्य नियम कौन सा है या मुख्य नियम कौन सा नहीं है या फिर गौण नियम कौन सा है, तो एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट ही बन जाता है। तो आपको ये मुख्य नियम कौन से हैं उनके नाम और जो गौण नियम कौन से उनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसमें आराम से आप कर सकते हो। तो देखते हैं फर्स्ट है मुख्य नियम। पहला है तत्परता का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ रेडीनेस भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो या तत्पर हो तो आप वो कार्य जल्दी ही सीख लोगे, ठीक है। और वुडवर्थ ने इसको मानसिक तैयारी का नियम कहा है। जैसे आप एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपके पेरेंट्स आपको सारी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, आपको कोचिंग की सुविधा दे सकते हैं, आपको बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको जितने भी पैसे चाहिए वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन ही नहीं है उस एग्ज़ाम की तैयारी करने में तो आप वो तैयारी मतलब मन लगा के उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करोगे और आप सफल भी नहीं होंगे। तो ये तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। अब है सेकंड अभ्यास का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कहते हैं, ठीक है। इसका अलग नाम है उपयोग व अनुपयोग, दूसरा नाम है उपयोग व अनुपयोग के नियम। किसी कोई भी क्रिया इसको आप बार बार दोहराओगे तो आप उसमें दक्ष हो जाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और उपयोग और अनुपयोग से तात्पर्य है कि अगर आप कोई भी चीज़ आपने सीखी है, अगर आप इसको रोज़ रिपीट कर रहे हो तो फिर आप उसको कभी नहीं भूलोगे। लेकिन आपने अगर कोई चीज़ सीख ली और उसके बाद उसका उपयोग ही नहीं किया तो आप धीरे धीरे वो भूल जाओगे। एग्जाम्पल जैसे मैथ के सवाल सीखना, शब्दों का उच्चारण सीखना, कार्ड सीखना, ये सब। जैसे आपने मैथ पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, इसके सवाल सारे सीख लिए थे, लेकिन आपने क्या किया, 2-3 महीने तक उस सब्जेक्ट के सामने ही नहीं देखा, तो आप धीरे धीरे वो सब भूल जाओगे। या फिर आप टाइपिंग करना सीखते हो, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी, फिर क्या होता है कि आप फिर टाइपिंग करते ही नहीं हो, अगर बीच में आप छोड़ देते हो तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आती है जब आप फिर करने बैठते हो और आप भूल भी जाते हो और आपको इस टाइपिंग करने में बहुत टाइम भी लगता है। तो ये यही कहना चाहता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज कि आप किसी चीज़ को अगर सीखते हो और उसका उपयोग कर रहे हो तो फिर आप उसको आपकी स्मृति में रहेगा, लेकिन अगर आपने उसका उपयोग करना छोड़ दिया तो फिर आप भूल जाओगे। थर्ड है प्रभाव का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। इसको हम संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं या प्रसन्नता या दुख का नियम भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम उस कार्य को सीखते हैं जिसके परिणाम से हमें सुख या संतोष मिलता है। मतलब हम उस कार्य को जल्दी सीख लेते हैं जिसका हम जो कार्य हम करते हैं उसका अगर हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। अगर नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम उस कार्य को करेंगे भी नहीं अगली बार, ठीक है। जैसे एक छात्र है, वो अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर सही देता है तो जब उसके टीचर उसका अगर प्रोत्साहन करते हैं तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को अच्छे से याद रखेगा और वो नेक्स्ट टाइम भी अच्छे से याद करेगा और सोचेगा कि इस बार भी मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये है प्रभाव का नियम, ठीक है, कि छात्र द्वारा प्रश्न का सही जवाब देने पर अध्यापक का प्रोत्साहन देना तथा छात्र द्वारा अगली बार फिर से सही जवाब देना। अब आते हैं गौण नियम। गौण नियम 5 है, ठीक है। फर्स्ट है बहुअनुक्रिया का नियम, जिसको हम मल्टीपल रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स भी कहते हैं। इसका अर्थ है कोई भी उद्दीपक है या कोई भी आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आप जितनी अनुक्रियाएं करते हैं उसी को हम बहुप्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे आपने देखा था कि बिल्ली को जब थॉर्नडाइक ने पिंजरे में रखा था तो वो जैसे ही अपना उद्दीपक था, मछली का जो टुकड़ा था, उसको देखकर अनेक अनुक्रियाएं करती है, अलग अलग प्रयत्न करती है बाहर निकलने के लिए। तो यही है बहुअनुक्रिया का नियम या मल्टीपल रेस्पॉन्स थ्योरी। जैसे आपका कोई लक्ष्य है, आपको किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आप उसके लिए अलग अलग अनुक्रिया करते हैं, अलग अलग नोट्स इकट्ठे करते हैं या फिर अलग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं। तो ये सब आप जो मल्टीपल रेस्पॉन्स कर रहे हो तो ये वो उस लक्ष्य के लिए कर रहे हो, ठीक है। सेकंड है मनोवृत्ति का नियम या मानसिक विन्यास का नियम, जिसको लॉ ऑफ एटीट्यूड भी कहते हैं। सीखना आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप उस कार्य को सीख जाओगे, अन्यथा नहीं। मतलब आपको कोई भी चीज़ सीखनी है
उसके प्रति आपका दृष्टिकोण अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो आप उसको अच्छे से सीख पाओगे और शीघ्र सीख पाओगे। और अगर आपका दृष्टिकोण ही नकारात्मक है पहले से ही, तो आप वो चीज़ को कभी नहीं सीख पाओगे। जैसे किसी विषय, जैसे मैथ सब्जेक्ट है, उसके प्रति कई लोगों की धारणा होती है कि ये मैं नहीं सीख पाऊँगा, ये बहुत कठिन होती है, तो वो उस चीज़ को कभी नहीं सीख पाता है। लेकिन अगर वो उसको पॉजिटिवली ले कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं सीखूँगा, तो वो उसको सीख सकता है। इसलिए आपके किसी विषय के प्रति जो धारणा होती है, उसके अनुसार ही आपका सीखना निर्भर करता है। थर्ड है आत्मीकरण का नियम, जिसको हम सादृश्यता का नियम भी कहते हैं या लॉ ऑफ एसिमिलेशन कहते हैं। इसका अर्थ है कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव से संबंध स्थापित करके सीखना, या कोई भी पहले आपने कोई अनुक्रिया की है या क्रिया की है, उसी के समान जब ऐसी परिस्थिति फिर से आने पर ऐसी क्रिया करना, ठीक है, उसी को कहते हैं आत्मीकरण का नियम, कि पहले की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसकी जो बहन है वो ननिहाल जाती है, तो वो एक गुड़िया होती है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो अपनी बहन के साथ करता था। मतलब उसकी गुड़िया के साथ, अगर वो दोनों भाई बहन साथ से खाना खाते होंगे, तो वो उस गुड़िया के साथ खाना खाएगा, उससे बातें करेगा, उसके साथ खेलेगा। जो अपनी बहन के साथ करता था वो उस गुड़िया के साथ करेगा। तो ये आत्मीकरण का नियम है, सादृश्यता का नियम। चौथा है साहचर्य परिवर्तन का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एक उद्दीपक के साथ जब दूसरा उद्दीपक भी आता है, तो उन दोनों उद्दीपकों में एक साहचर्य बन जाता है, और बाद में प्राणी उन दोनों उद्दीपकों के प्रति वैसी अनुक्रिया करता है जैसी वो मूल उद्दीपक से करता है। इसके लिए अपन जो पावलोव का सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है, इसी नियम पे। इसमें क्या है कि जैसे आप थॉर्नडाइक की जो बिल्ली थी, उसको थॉर्नडाइक से भोजन दे रहा था। अगर इसके स्थान पर घंटी की आवाज़ भी सुनाई देते जब भोजन देते तब, तो वो बिल्ली क्या करती कि उस भोजन के साथ तो उसका अनुबंधन बन गया था, लेकिन वो उस घंटी के साथ भी अनुबंधन बना लेती। और जैसे ही वो घंटी बजाता, तो वो बिल्ली लीवर को दबा देती और बाहर आ जाती। मतलब उसने एक उद्दीपक के साथ जो दूसरा उद्दीपक था, उसके साथ भी उसने क्या कर दिया, साहचर्य बना लिया। इसलिए इसको कहते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है, कि प्राणी उन दोनों उद्दीपकों के प्रति वैसी अनुक्रिया करता है जैसा कि वो मूल उद्दीपक के साथ करता है। और ये इम्पोर्टेंट है, और हम पावलोव में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। पांचवा है आंशिक क्रिया का नियम। वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हुए अंश से पूर्ण की ओर जाना। जैसे एक शिक्षक का अपने पाठ्यक्रम को अलग अलग इकाइयों में विभाजित करना तथा एक एक इकाई को पढ़ाकर उस पाठ्यक्रम को पूरा करना, यह है आंशिक क्रिया का नियम। जैसे, ठीक है, इसको हम क्रमिकता का नियम भी कहते हैं। अब इस नियम के शैक्षिक उपयोग क्या है वो देखते हैं। छोटे तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत उपयोगी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई IQ लेवल का या फिर अमूर्त चिंतन का या चिंतन का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए छोटे व जो मंद बुद्धि बालक हैं उनके लिए सिद्धांत उपयोगी है। वो बार बार दोहराएंगे, चाहे टाइम उनको ज़्यादा लगे, 10 दिन लगते हो तो 20 दिन लगेंगे, लेकिन वो उसको दोहरा कर उसको सीख लेंगे, ठीक है। फिर आता है गणितीय संक्रिया सीखने में उपयोगी। जो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनको सीखने में भी ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत काम में आता है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका उस चीज़ में परफेक्शन भी आ जाएगा और आप उस चीज़ को जल्दी करने लग जाओगे। जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो भी आप कम होने लगेगा। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पे आधारित है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पे आधारित कौन सा सिद्धांत है, तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। विभिन्न गामक कौशल जैसे साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, टाई की गांठ बांधना, जूते की लेस बांधना, ड्राइविंग, क्रिकेट आदि सीखने में उपयोगी। ये जो विभिन्न जो भी गामक कौशल है, जैसे साइकिल सीखना, टाइपिंग, ये सब आप प्रैक्टिस कर करके सीख सकते हो। तो इसलिए इन सबको सीखने में ये सिद्धांत उपयोगी है। और फिर उच्चारण सीखने में भी ये उपयोगी होता है, ठीक है। लेखन कौशल को सुधारने में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीख जाओगे। तो लेखन कौशल उच्चारण को सीखने में भी उपयोगी है। इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होता है। ये हमने आगे डिस्कस किया। यह सिद्धांत प्रेरणा पे बल देता है। जैसे ही बिल्ली को वो पुनर्बलन के तौर पे मछली का टुकड़ा था तो वो अपनी अनुक्रिया करने लगी, ठीक है। यह सिद्धांत क्रमिक रूप से सीखने पर बल देता है, सरल से कठिन की ओर। तो इसमें एक क्रम का होता है कि सरल से कठिन की ओर आप सीखने पे ये बल देता है। छात्रों को नवीन ज्ञान सीखने के लिए पहले से तत्पन करने पे बल देता है। मतलब ये जो प्रस्तावना वाला कॉन्सेप्ट है यहीं से आया कि इससे क्या होगा कि जैसे ही शिक्षक प्रस्तावना क्वेश्चन करेगा
तो वो छात्र उस टॉपिक से जुड़ जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे और वो उस पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। यह सिद्धांत त्रुटि से प्राप्त अनुभव का अन्य परिस्थिति में उपयोग करने पे बल देती है। जो भी भूल होती है, उन भूल से अपन उस अनुभव को लेते हैं और उसका अगली परिस्थिति में कैसे उपयोग करना है, यही सिद्धांत इस पर भी बल देता है। यह सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है। हमने देखा है कि इसमें प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे जो सीखा गया कार्य वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। छात्रों को पुनर्बलन और प्रोत्साहन देने पर भी बल देती है। अब इस सिद्धांत के हम दोष देखते हैं। सीखने में यांत्रिकता पर बल देता है, मतलब एक रटन प्रणाली को क्या करता है, बढ़ावा देता है। सीखने की गति का अनियमित होना, मतलब आप छात्रों को प्रैक्टिस करवा रहे हो तो ये फिक्स नहीं कि वो इतने दिन में सीख ही जाएगा, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, इसलिए सीखने की जो गति है उसका एक अनियमित होती है। सीखने में चिंतन का स्थान होता है, इसमें चिंतन का कोई रोल नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनुपयोगी। ठीक है, तो आज हमने ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखा था, जिसको हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। कल हम पावलो का सिद्धांत देखेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।